नीट का पीवाईक्यू लेकर आ गए हैं और आप लोगों को इस क्वेश्चन को सिखाया जाएगा जो पीवाईक्यू आया हुआ है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट में। लेकिन मकसद ये होना चाहिए कि हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को सीखें, इसलिए थोड़ा टाइम लंबा जाएगा हर क्वेश्चन में। इसका मतलब ये नहीं कि लेंदी बन रहा है। अगर एक स्मार्ट वे में बनाया जाए क्लास एग्जाम हॉल में तो फटाफट बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सिखाने के उद्देश्य से ये पढ़ाया जा रहा है, इसलिए थोड़ा एक एक क्वेश्चन पर टाइम हम लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी सिखाना है क्वेश्चन के माध्यम से। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग शुरू किए हैं। तो ग्रेविटेशन का ये पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं ना। ए बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अर्थ सरफेस विच इज taken from अर्थ सरफेस टू हाइट 3r, देन द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बात आ गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जान जाते हैं कि अगर हमारे पास ये एक मास है कैपिटल M, मान लीजिए कि ये अर्थ है और यहां पर एक छोटा सा मास रखा हुआ है स्मॉल m, तो इसका सेंटर ऑफ मास, अर्थ का सेंटर ऑफ मास यहां हुआ और ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है मान लीजिए। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई? r हो गई। तो ये मास और इस मास का टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा U इक्वल टू क्या होता है? -g m/r, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मास। अगर मास m1 है और मास m2 है तो दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? -g m1 m2/r। और याद रखिएगा जब भी मास का दूरी देखते हैं हम लोग तो सेंटर ऑफ मास से देखते हैं। मान लीजिए कि ये बड़ा बड़ा स्फेयर रहता है, ठीक है, तो इसकी रेडियस मान लीजिए r1 है, इसकी रेडियस मान लीजिए r2 है और इन दोनों के बीच की दूरी d है, ठीक है। तो बताइए कि आप जो यहां पर लिखते r, वो क्या लिखते? नहीं लिखते, d + r1 + r2 लिखते। दैट इज द कॉन्सेप्ट। आपको सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास का बीच की दूरी देखी जाती है। मान लीजिए कि एक स्फीयर है, ये इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है और यहां से यहां तक की दूरी d है। तो अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखिएगा यहां पर तो लिखिएगा -g m1 m2 डिवाइडेड बाई r1 प्लस d प्लस r2। क्या कुछ क्लियर हुआ? ऐसा बारीकी आपको जानना चाहिए, है ना? ठीक है। और उसी के कॉन्सेप्ट पर तो ये लिखते रह रहे हैं हम लोग। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन मास एंड अर्थ इक्वल टू -g m/r। ये r जो आप लिख रहे हैं अर्थ के सेंटर ऑफ मास से ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी। चूंकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है सो सेंटर ऑफ मास समझ लीजिए कि कुछ मतलब नहीं है उसका, यहीं पर मास उसका पूरा केंद्रित है कि नहीं? आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U1 हो गया हमारा -g m/r। दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया -g m/4r। क्यों 4r हम लिख रहे हैं? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को कहां से उठा के कहां ले गया है? 3r हाइट ऊपर ले गया है। तो 3r + r क्या हो जाएगा? तो अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा ये हो गया। चेंज बोला है तो चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या लिखेंगे? U2 - U1, U2 - U1। तो U2 - U1 करिएगा तो क्या आ जाएगा? देखिए तो -g m/4r प्लस g m/r। ये आपका आ गया सॉल्व होकर 3/4 g m/r। लेकिन ऑप्शन देखिएगा तो स्मॉल g में दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि स्मॉल g इक्वल टू क्या होता है? g m/r²। g मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। यहां पर कैपिटल R से गुना और भागा कर दें तो g m/r² को क्या लिख सकते हैं? 3/4 वैसे ही हो गया, m वैसे ही हो गया और g m/r² स्मॉल g हो गया और ये r बच गया। यानी कि क्या आंसर हो गया? 3/4 mgr। तो 3/4 mgr सी ऑप्शन हमारा सही हो गया दिमाग में अच्छे से। और ये कॉन्सेप्ट समझे आप लोग? सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी लेते हैं। आप ये लिखिए या फिर आप ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते हैं g m1 m2/r²। उसमें भी r जो होता है सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी होती है। अरे बस ऑब्जेक्ट का नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट ए इज 9 टाइम्स द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बी। एक प्लैनेट ए है हमारे पास, यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए का वैल्यू जी है और यहां पर ए का वैल्यू क्या बोला है, ए पर 9 टाइम्स है, यानी कि ये 9g है बी की तुलना में। ये बी है हमारा और ये ए है। यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9g है और यहां पर g है। आगे क्या कहता है, ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बी ए मैन जंप्स टू हाइट ऑफ 2 मीटर ऑन द सरफेस ऑफ ए। यानी ए से अगर जंप मारता है एक लड़का तो 2 मीटर ऊपर जाता है। तो आगे कहता है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ जंप बाय द सेम पर्सन ऑन द प्लैनेट बी। अगर प्लैनेट बी पर यही काम हो तो ये कितना हाइट जाएगा। आदमी एक जंप करता है ना ऐसे, तो मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी दोनों का u से ये जंप करता है, फाइनल वेलोसिटी दोनों का क्या हो जाएगा, 0। जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो टॉप पॉइंट पर जब पहुंचेगा अपना मैक्सिमम हाइट पर, तो उस समय एक मोमेंट के लिए वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो बस ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9g, और ये 2 मीटर हो गया। v का वैल्यू 0 हो गया, u स्क्वायर माइनस 36g, तो u स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 36g। अब यहां पर करिएगा तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h मान लीजिए h ही है, और यहाँ पर रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा g। कोई जंप करेगा अर्थ से तो रिटार्डेशन ही ना होगा। ऊपर जंप ऐसे करिएगा तो ऊपर थोड़ी जा रहे हैं आप, रुके फिर नीचे आए ना, रुके यानी कि रिटार्डेशन हुआ तभी तो रुके। नहीं समझ रहे हैं आप, लोग फील नहीं कर रहे हैं। देखिए ना, ये पेन मान लीजिए कि हम हैं, इस पेन को ऐसे जंप कराए तो ये नीचे आया, ऊपर जाने के टाइम में इसका वेलोसिटी कम हो रहा था ना, जब नीचे से ऊपर जा रहा था तो वेलोसिटी कम हो रहा था। तो टॉप पॉइंट पर जब मैक्सिमम हाइट पर आया तो वेलोसिटी 0 हो गया। ठीक, देखिए साइंस जो है ना या कोई भी पढ़ाई मिला जुला कर है आईक्यू को बढ़ाने का प्रक्रिया, मेरे को यही लगता है। इस पढ़ाई लिखाई का आप क्या करने वाले हैं, क्या आप साइंटिस्ट बनने वाले हैं, आप साइंटिस्ट नहीं बनने वाले हैं। यानी कि इस पढ़ाई लिखाई का यूज आप कहाँ करिएगा, पैसा कमाने में। तो पैसा कमाने के लिए जब प्लेटफॉर्म पर जाइएगा तो ये पढ़ाई लिखाई आपको डिग्री देके वहां पहुंचा देगा। फिर प्लेटफॉर्म जब मिलता है ना तो सबसे ज्यादा काम करता है क्या, कॉमन सेंस किसका ज्यादा है। एक बहुत ही छोटे से कॉलेज से पढ़ा हुआ डॉक्टर बहुत अच्छा सर्जन बन जाता है, लेकिन एक अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ भी लड़का या लड़की अच्छा सर्जन नहीं बन पाता है। कारण क्या है, कॉमन सेंस, और कितना वो दिल लगा के पढ़ा अपने मेडिकल लाइफ में। और इंजीनियरिंग में तो समझ लीजिए कि पूरा कॉमन सेंस का ही खेला है। प्लेटफॉर्म में जाने के बाद जो पढ़ते हैं हम लोग वो डिग्री दे देगा और कुछ नहीं देगा, सब काम आएगा। तो कॉमन सेंस को बढ़ाइए। आप इसको थ्रो कर रहे हैं तो वेलोसिटी घट रहा होगा, तभी तो रुका। u स्क्वायर माइनस 2g h, आपको h निकालना था, u का वैल्यू क्या है 36g माइनस 2g h, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, हमको लगता है 18 आ जाएगा। देखिए कोई 18 ऑप्शन है तो बी होगा, नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Two spheres of masses m and capital M are situated in air and the gravitational force between them is F। बहुत अच्छी बात है, हवा में है कहीं, एक मास m है एक मास कैपिटल M है, दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स F लग रहा है। ठीक है, द स्पेस अराउंड द मास इज नाउ फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ a specific gravity 3। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब समझते हैं ना, डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर।
माने ये दोनों का जो डेंसिटी मान लीजिए कि D1 और D2 है, तो डेंसिटी चेंज हो जाएगा। डेंसिटी चेंज हो जाएगा क्या, ये सोचिए पहले। पानी में अगर मान लीजिए कि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 3 है, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1000। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, 1000। यानी कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल हो जाएगा 3 इंटू 1000, यानी 3000। ठीक है। अब यहां पर आपको यह सोचना है कि अगर इसको हम डाल देते हैं कोई लिक्विड में, जिसके कारण इन लोग का डेंसिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो एक बात बताइए, डेंसिटी, किसी चीज का डेंसिटी इटसेल्फ जो उसका अपना है, वो सिर्फ और सिर्फ तब चेंज हो सकता है जब उसके रूपरेखा में चेंज आए, है कि नहीं। यानी मेरा वॉल्यूम अगर बढ़ गया तब मेरा डेंसिटी चेंज होगा, ठीक है। लेकिन आप अगर हमको पानी में डाल दिए, हम एक पत्थर को पानी में डाल दिए, तो उसका मास तो वही रहेगा ना, उसका मास तो ना बढ़ेगा और ना घटेगा। वेट घटेगा घटेगा बढ़ेगा अलग बात है। बुएंसी फोर्स के कारण वेट मेरा कम हो सकता है, लेकिन मेरा मास तो सेम ही रहेगा, मास नेवर चेंज। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच का रिश्ता है, Gm/m/r²। तो आप पानी में डाल दीजिए, किरासन तेल में डाल दीजिए, दूध में डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए, मेरा जो अपना मास है वो तो नहीं बदलने वाला है। पानी में या किसी चीज में डालिएगा, डेंसिटी बदल सकता है, वो भी डेंसिटी तब बदलेगा जब हम फूल जाएंगे पानी में जाके। याद रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हम जाके पानी में अगर फूल गए ना, तो मेरा मास तो वही रह गया, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया, तब मेरा डेंसिटी बदलेगा। हम एगो पत्थर है, अगर हमको डाल दिया पानी में, मेरा मास वही रहेगा और हम फूले वाले कुछ नहीं, तो मेरा डेंसिटी भी वही है मेरा। तो ये तो फोर्स मेरे और तुम्हारे बीच का बात है ना भाई। तुम पानी में डाल दो, दूध में डाल दो, फोर्स तो वही लगेगा, फोर्स तो नहीं बदलेगा। डी हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़ सकते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, द डेंसिटी ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट ट्वाइस द ऑफ अर्थ। कहता है कि एक प्लैनेट है हमारे पास, इसकी डेंसिटी 2 टाइम्स है डेंसिटी ऑफ अर्थ का। डेंसिटी ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। बहुत अच्छा बात। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। कहता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस सरफेस पर वही है जो अर्थ पर है। तो देखो बच्चे लोग, ये कहता क्या था, रेडियस ऑफ प्लैनेट वुड बी, मान लीजिए कि इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस re है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन g मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट। मान लेते हैं इसका मास m1 है, इसकी रेडियस r1 है, तो यही ना हो जाएगा। बोलता है कि यहां का जो एक्सेलरेशन है और यहां का जो एक्सेलरेशन है वो बराबर है, तो दोनों जगह यही लिखते हैं। दोनों जगह क्या लिखते हैं, यही लिखते हैं। यहां पर एक्सेलरेशन होगा Gm/re² मास ऑफ अर्थ। कोई दिक्कत क्या? हमको बताना है r के रूप में आंसर क्या दिया है, r क्या क्या दिया है, देखिए तो, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज r, तो चलिए हमारी जगह r ही लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ अगर r दे दिया है तो हम भी क्या कर देते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ r को ही r ही रहने देते हैं, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब आपको आंसर जो निकालना है वो r के रूप में निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ इक्वल टू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r³। यानी कि डेंसिटी ऑफ न्यूली प्लैनेट इक्वल टू 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ अर्थ इक्वल टू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 4/3
पाई आर क्यू। तो फिर डेंसिटी इक्वल टू आ गया, जो न्यू प्लैनेट है, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, 3/2 हो गया ना, 3 ऊपर गया, 2 2 जा 4, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई पाई आर क्यू। अब हम समहाउ यहां पर ये डेंसिटी को क्या मैं लिख सकता हूं, मास ऑफ न्यू प्लैनेट डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R1 का क्यूब लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू डेंसिटी ऑफ न्यू प्लैनेट विल बी मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ प्लैनेट इक्वल टू 3/2 मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई पाई आर क्यूब। देखिए यहां से पाई गया, यहां से पाई गया, ये 3 और ये 3 भी गया, ये 2 से ये 2 गया। मास ऑफ हमारे पास प्लैनेट आ चुका है 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई मास ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई R1 का क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब यहां पर देखिए, हम M1 के बदले में उतना पुट कर सकते हैं, तो A इक्वल टू ए ही ना निकालना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, अच्छा रेडियस निकालना है। अच्छा एक्सेलरेशन तो बराबर था, बड़ी अच्छा बात है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को इक्वेट कर देते हैं, तो Gm1 बाई R1 स्क्वायर इक्वल टू Gm बाई R स्क्वायर, ये और ये क्या, M1 का वैल्यू ये पुट कर देते हैं। M1 का वैल्यू कितना है देखिए, तो M1 का वैल्यू आया 2me R1 क्यूब बाई R क्यूब, और पहले से यहां पर क्या था, R1 स्क्वायर इक्वल टू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर से ये गया, R1 से ये गया, Me से Me गया, आ गया हमारे पास 2R1 डिवाइडेड बाई R इक्वल टू 1, यानी कि हमको R निकालना था, R1 निकालना था, तो R1 इक्वल टू हो गया R/2, वही है ऑप्शन में, ये ना 1 बता रहे हैं रेडियस, ये ना R/2 होगा, 1/2 इंटू R है, 1/2 R नहीं है, ठीक है, 2R 4R, और ये होगा 1/4 इंटू R है, और ये है 1/2 इंटू R, R ऊपर होगा, है ना, तो डी ऑप्शन हो गया हमारा। अब देखिए क्या है कि चीजों को पकड़ते पकड़ते बनाया गया, आप ही के सामने बनाया जा रहा है ये, ठीक है। अब इसको अगर आप स्मार्टली बनाइएगा तो फटाफट एक्सेलरेशन बराबर करिएगा, डेंसिटी इतना लिखने का जरूरत नहीं है, फटाफट काटिएगा तुरंत बन जाएगा। लेकिन सिखाने के लिए आपको लग रहा होगा थोड़ा लंबा, लेकिन ये लंबा है नहीं, तुरंत एक्सेलरेशन इक्वल टू लिख के डेंसिटी पर कॉन्सेंट्रेट करना था, और सारे को कन्वर्ट करना था मास ऑफ अर्थ में और रेडियस ऑफ अर्थ में। तो आपके आईक्यू को बढ़ाता है और कुछ नहीं करता है, वेरिएबल्स में इंटरेक्शन को बढ़ाना है आपको, ताकि क्वेश्चन बने जल्दी से, नोट करिए। आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, 1 5 नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इमेजिन ए न्यू प्लैनेट हैविंग द सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ अर्थ इज 3 टाइम्स बिगर देन द अर्थ साइज। बहुत अच्छा, देखिए फिर क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, कहता है कि एक न्यू प्लैनेट जो है जिसकी डेंसिटी उतनी ही है जितनी की डेंसिटी ऑफ अर्थ है, लेकिन इसका साइज 3 टाइम्स ऑफ अर्थ है, यानी इसका वॉल्यूम अगर 4/3 पाई आर क्यू है, तो इसका वॉल्यूम 3 टाइम्स है, ये अर्थ है हमारा, और ये एक न्यू प्लैनेट है। अगर हमारा अर्थ का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू है, तो न्यू प्लैनेट का वॉल्यूम 3 टाइम्स है, ठीक है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो चलिए मान लेते हैं कि इसकी रेडियस r डैश है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी 4/3 पाई आर क्यू डैश
तो 4/3 गया, पाई से पाई गया, यानी कि r डैश इक्वल टू आ गया 3 का पावर 1/3 इंटू आर। अब हम ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट। सो अगर हम न्यू प्लैनेट का बात करें तो ये हो जाएगा GM। अच्छा देखिएगा, डेंसिटी इसका और इसका क्या बोला है? सेम डेंसिटी। मान लेते हैं कि इसका मास m डैश है, डिवाइडेड बाई क्या हो गया? r डैश स्क्वायर। ये ना एक्सेलरेशन होगा। और अर्थ वाले के कारण एक्सेलरेशन क्या होगा? Gm/r²। तो ये बच्चे G होता है। Gm/r² क्या होता है? G होता है। अगर आपको बोलता है कि अब बताइए कि जो सरफेस और न्यू प्लैनेट के कारण G का वैल्यू क्या होगा, तो न्यू प्लैनेट के कारण ये हमारा G डैश कहलाएगा। यही G डैश हमको निकालना है। तो ये G डैश और G में क्या रिश्ता है, ये स्थापित करना है हमको। क्या करिएगा? देखिए, इस पूरे को ना M और R में कन्वर्ट कर देंगे। किसको? M डैश और R। M डैश को पहले तो छोड़ देते हैं। R डैश आपके पास क्या आ चुका है? 3 का पावर 2/3। देखिएगा, R डैश क्या है? 3 का पावर 1/3 इंटू R। ये r² हो गया। ये M डैश है। डेंसिटी दोनों का बराबर बोला था, तो डेंसिटी को पकड़ के क्या करते हैं, M डैश डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R डैश क्यू इक्वल टू M डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R क्यू कर देते हैं। तो M डैश भी आपका आ गया। देखिएगा, M डैश क्या आ गया? M डैश आ गया M टाइम्स R डैश क्यू डिवाइडेड बाई R क्यू। और आप देखिए, R डैश क्यू कितना आया था? R डैश क्यू आया था 3R क्यू। R डैश क्यू क्या आया था? 3R क्यू। तो R डैश को 3R क्यू लिख सकते हैं, तो 3M आ गया। ये 3R क्यू डिवाइडेड बाई R क्यू, तो M डैश इक्वल टू 3M। तो M डैश को 3M लिख देते हैं। G 3M डिवाइडेड बाई 3 का पावर 2/3 R²। Gm/r² क्या हो गया? स्मॉल जी। 3 का पावर 1 माइनस 2/3 इंटू G हो गया। देखिएगा, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2/3, तो 3 का पावर 1/3 इंटू G। कोई है ऑप्शन में? तो हम ना पक्का कुछ गलती कर दिए हैं कैलकुलेशन में, समझ गए? क्या पढ़ा था? इमेजिन अ न्यू प्लैनेट हैविंग द सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ अर्थ, इट इज 3 टाइम्स बिगर देन। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये 3 टाइम्स बिगर था इसके। ठीक है, तो 4/3 पाई R क्यू है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, ये इसका साइज हो गया, जो कि 4/3 पाई R डैश क्यू के बराबर होगा। नहीं, इक्वेट थोड़ी करना है, इक्वेट करना रहता तो ना करते हैं। प्लैनेट बड़ा है। नहीं, इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। इमेजिन अ न्यू प्लैनेट हैविंग द सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ द अर्थ बट इट इज 3 टाइम्स बिगर देन द अर्थ साइज। अर्थ के साइज से 3 गुना ज्यादा है, तो अर्थ का साइज मान लीजिए 4/3 पाई R क्यू है, तो इस प्लैनेट का साइज क्या होगा? 3 टाइम्स हो गया। जब कंपेयर करना रहता ना, तो लिखते इधर गुना करके, यानी कि हम ये लिख सकते हैं 4/3 पाई R डैश क्यू इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ दैट, जो लिखे भी हैं। इसका साइज मान लीजिए, इसके रेडियस R डैश है, तो 4/3 पाई R क्यू डैश विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स 4/3 पाई R क्यू, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 गुना बड़ा है, तो वो किए हैं हम। ठीक है, आइए समझ में आ जाएगा। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज G, कहाँ 27 आएगा आंसर, या 3 टाइम्स आएगा, यही होगा। देखिए तो कहीं गलती हो गया है।
डेंसिटी बराबर है तो 4/3 पाई आर क्यू डैश, तो एम डैश आ गया 4 m आर क्यू डैश डिवाइड बाई आर क्यू डैश इक्वल टू 3 आर क्यू एम डैश इक्वल टू 3 जी एम डैश बाई आर स्क्वायर ए इक्वल टू जी एम डैश, ये हमारा जी डैश है, जी एम डैश बाई R1 आर का स्क्वायर और R1 इक्वल टू 3 का पावर 2/3 आर स्क्वायर और 3 का पावर 2/3, 3 का पावर 1/3, सही तो है, कहाँ गलती हो गया, 3g, 3 का पावर 1/3 इंटू टाइम्स g. Imagine a new planet having the same density as that of the Earth, but it is 3 times bigger than the Earth size. If the acceleration due to gravity on the surface of Earth is g, जो कि gm/r स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा gm-r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू g डैश, मास रेडियस हमको तो लगता है हम ही सही हैं, ऑप्शन ही गलत है, नहीं तो वो लिखना भूल गया है जो बना रहा है, समझ गए, हमको तो दिख रहा है यही 3 का पावर 1/3 होगा, जी डैश इक्वल टू 3g, आप लोग देख लीजिए एक बार अपने साइड से। ये क्वेश्चन हम लोग 2 बार बनाए बच्चों लोग के साथ मिलके, हम लोग का दोनों बार ऑप्शन मैच नहीं किया, तो अब आप ही बताइए, साइज जब कहा जाता है तो आदमी क्या सोचता है, मोटा है कि ताजा है, यही ना, देखा वॉल्यूम से सोचते हैं हम लोग, तो हम लोग वॉल्यूम को 3 टाइम्स समझे, ठीक है, इसीलिए हम लोग का आंसर ऐसे आया, और जो आंसर आएगा ऑप्शन वाइज वो आएगा किस बल पर, रेडियस शुड बी 3 टाइम्स, तो लिख देना चाहिए था रेडियस इज 3 टाइम्स, यहां पर लिखा है क्वेश्चन में कि साइज इज 3 टाइम्स बिगर देन, तो साइज ऑलवेज एक ह्यूमन ब्रेन को यही जाता है कि कितना मोटा है, अगर मान लीजिए कि गाजर है तो गाजर का साइज बड़ा है तो इसका तो हम सब चीज सोचेंगे ना कि लंबाई चौड़ाई उसका डायमीटर सब बड़ा होकर वॉल्यूम इतना होगा, हम थोड़ी ना सोचेंगे खाली लंबा है या रेडियस उसका इतना ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं सोच पाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर नीट को कहना चाहिए था कि रेडियस इज 3 टाइम्स, तो ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन मैच कर जाता, और अगर बोल देता लिख देता कि वॉल्यूम इज 3 टाइम्स तो हम लोग का सही हो जाता, तो हम लोग अपनी जगह सही हैं, नीट जो अपने अंतरात्मा से लिखा है वो भी सही है अपनी जगह में, लेकिन क्लैरिटी रहना चाहिए था, वॉल्यूम लिख देना चाहिए था, क्योंकि साइज में हम लोग रेडियस समझ के नहीं कर पाएंगे इमीडिएटली। आगे बढ़े, फॉर ए सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, फॉर ए सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो इसकी वेलोसिटी फिक्स होती है √g m/r, और आपको ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो ½mv² होता है, यहाँ मास है सैटेलाइट का, यहाँ पर कैपिटल M है मास ऑफ अर्थ का, यानी कि प्लैनेट का जो भी कह लीजिए, तो ½ m और v² करिएगा तो क्या हो जाएगा gm/r, और पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो आपसे पूछा है, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, आपको मैग्नीट्यूड में काम करना है तो इसलिए माइनस साइन हट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो रेशियो लीजिएगा तो gmmr कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन देखिए तुरंत बन गया, तो ऐसा आसान क्वेश्चन को तो सब कोई बना रहा होगा, आपको टफ क्वेश्चन बना के रैंक लाना होगा, 10-15 क्वेश्चन, और इस बार मेरा 6 सेंस ये कहता है कि इस बार नीट में जो क्वेश्चन आएगा ऐसा आएगा कि सब लोग 720 या 690 नहीं ला पाएगा, 690 से 720 लाने के लिए लोगों को मेहनत करना होगा बहुत, क्योंकि पिछले बार जो स्कैम हुआ इस कारण से हमको लगता है कि जरूर जो है हमारा भारत के जो लोग इसका बनाते हैं यूनिट है इन लोग का NTA चाहे वट एवर, वो लोग इस बार बेहतर क्वेश्चन बनाएंगे ताकि 690 से लेकर 720 लाने वाला बच्चा लोग को वैसे ही मेहनत करना पड़े,
जैसे 5 साल पहले होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, द रेडियाई ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ टू सैटेलाइट ए एंड बी ऑफ द अर्थ आर 4r and r respectively. If the speed of satellite A is 3v, then the speed of satellite B. चलिए, रेडियाई दे दिया है, ए का दे दिया है 4r और बी का दे दिया है r. If the speed of satellite A is 3v, तो देखिए ना, v इक्वल क्या होता है, रूट अंडर gm बाई, ये तो 4r रेडियस में घूम रहा है ना, और ये आपका a हो गया और ये हो गया, ये हो गया आपका रूट अंडर gm बाई r. तो यहां से 1/2 बाहर निकल गया क्या, v इक्वल टू v दिया है, v हमारा क्या है, क्या दिया है, 3v दिया है क्या, हाँ 3v दिया है, ठीक है, va दिया है 3v, तो कितना हो गया बच्चों लोग, v इक्वल टू 1/6 टाइम्स, और ये कितने के बराबर है, vb के, ठीक है, कोई है ऑप्शन, vb निकालना था ना, तो vb इक्वल टू, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं तो, ठीक है, फिर क्योंकि स्लाइड इतना ही बना है, नेक्स्ट डे करते हैं, वैसे भी ये सक्सेसफुल हुआ नहीं, बहुत आवाज आ गया।